हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 5 वंशागति के आणविक आधार। इसमें हम लोग माइंड मैप देखने वाले हैं, जिससे चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी। एमसीक्यू टाइप देख रहे हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 अंक के होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं वंशागति का आणविक आधार, क्वेश्चन एनालिसिस ईयर वाइज। अब देख लीजिए, माइंड मैप यहाँ पे देख सकते हैं। जेनेटिक कोड है वंशागति का आणविक आधार, तो विशिष्ट, सार्वभौमिक, अभाश्रित कूट, असंदिग्ध, त्रिक, प्रकूट। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो प्रत्येक व्यक्ति में समान और डीएनए के खास भाग में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का पता लगाने वाला तकनीक और डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, फिर आरएनए होता है ट्रांसलेशन अनुवादन प्रोटीन। अब देखिए मानव जीनोम परियोजना, तो यहाँ पे है डाटाबेस में सूचनाओं का संग्रहण, सभी जीनों के कार्यों का निर्धारण, डाटा विश्लेषण के लिए टूल, 3 बिलियन बेस जोड़ा के क्रम का निर्धारण, मानव डीएनए में जीन का पहचान करना। जीनोमिक्स की बात करें तो जीन चिकित्सा द्वारा आनुवांशिक विकार का निदान, जीनोम कुल जनसंख्या का संग्रहण। यहाँ जीनोमिक्स की बात करें तो रोडेरिक द्वारा प्रतिपादित शब्द जीनोम के मैपिंग, क्रमीकरण तथा विश्लेषण में मददगार। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डीएनए के बारे में, उसे भी जान लेते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक दोहरा पच्चीदार बहुलक वंशानुगत सामग्री के रूप में काम करता है। यूक्रोमेटिन की बात करें तो वैसे क्रोमेटिन जो ढीला तौर पर बंधे हों एक प्रारूपिक केंद्र के अंदर तथा इनमें अभिरंजन हल्के रंग का हो, जो क्रोमेटिन कहलाता है। हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो वैसे क्रोमेटिन जो मजबूती से बंधे रहते हैं तथा गाढ़े रंग से अभिरंजित होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। इसे निष्क्रिय क्रोमेटिन भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 32। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहा है न्यूक्लियोसाइड है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। डीएनए का प्यूरिन क्षार होता है, तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और जी। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है डीएनए निम्न में किसका आनुवांशिक पदार्थ है। और ये 2017 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरियोफेज। आइए चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरेसिल। प्रश्न संख्या 6 आता है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोजन बंध। ठीक है, साथ है बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थायमिन एवं साइटोसिन। अब प्रश्न संख्या 10 आता है डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है। और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पेंटोसिस। प्रश्न संख्या 11 आता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूक्लियेजेज। अब देखिए आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला है, डीएनए की संरचना का वर्णन करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी का उत्तर दिया गया है, तो चलिए बारी बारी से देखना है। तो यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, वाटसन एवं क्रिक ने सफलतापूर्वक डीएनए अणु की रचना का वर्णन किया, अतः इसे डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार डीएनए एक द्विवल्गीय रचना है जिसके प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला में यहाँ पे डीएनए अणु के दो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं जो एक सामान्य अक्ष के प्रति समानांतर कुंडली नुमा विन्यासित होते हैं। दूसरा में है यहाँ पे प्रत्येक स्ट्रैंड में फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा एकांतर क्रम से विन्यासित होते हैं। ऐसे फॉस्फेट व शर्करा स्ट्रैंड का मुख्य आधार है। तीसरा में है प्रत्येक स्ट्रैंड के अंदर की तरफ नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन तथा पायरीमिडीन डीऑक्सीराइबोज शर्करा से जुड़ा होता है। 4 में है डीएनए श्रृंखला दायावर्त होता है। 5 में है एक का प्यूरिन बेस दूसरे के पायरीमिडीन बेस के साथ जुड़ा होता है। 6 में है यहाँ पे एक क्षर के पूर्ण घुमाव में 34 एंगस्ट्रॉम तथा 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अतः प्रत्येक जोड़े के बीच 3.4 डिग्री की दूरी होती है। 7 में है दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, अर्थात दो स्ट्रैंड के बीच की व्यास या मोटाई। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर बनाए या ना बनाए बना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीएनए की संरचना। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन 2016 और 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो न्यूक्लियोसाइड राइबोज या डीऑक्सीराइबोज सदृश पेंटोज शर्करा सहित नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट समूह के जोड़ने से। अब आइए चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है मेसेल्सन तथा अस्टॉल के प्रयोग का वर्णन करें। यहाँ पे हो जाएगा, डीएनए पृथक्करण के लिए अर्धसंरक्षी की विधि सर्वसम्मत विधि है जिसे यहाँ पे मेसेल्सन तथा अस्टॉल ने प्रतिपादित किया था। इसमें डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड द्विगुणन के पूर्व आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं तथा पृथक हुए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं, जिससे नए पूरक स्ट्रैंड का निर्माण होता है। पृथक्करण के पश्चात डीएनए के प्रत्येक अणु में एक पुराना तथा एक नया स्ट्रैंड होता है। अब यह सिद्ध हो गया है कि डीएनए का पृथक्करण अर्धसंरक्षी होता है। इसे सर्वप्रथम एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में दर्शाया गया तथा फिर अन्य उच्च श्रेणी के जीवों में जैसे पादप तथा जंतुओं की कोशिकाओं में मेसेल्सन तथा अस्टॉल ने निम्नलिखित प्रयोगों प्रदर्शित किया। आप लोग चित्र देख सकते हो यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा डीएनए के पृथक्कीकरण हेतु मेसेल्सन तथा अस्ट्रेहल का प्रयोग। ये आप लोग पिक्चर देख लीजिए एक नज़र। आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हैं, अगर वीडियो में उतना बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहला में है ई कोलाई का माध्यम 15 NH4 सेल में वृद्धि कराया गया जिसमें 15 नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप है। दूसरा में है फिर कोशिकाओं का सामान्य 14 NH4 सेल में स्थानांतरित किया गया तथा फिर निश्चित समयावधि के लिए नमूना के तौर पर उपयोग किया जाता है। जैसा कि कोशिका द्विगुणित होकर द्विवल्गीय डीएनए का निर्माण करती है। तीसरा में इस प्रकार डीएनए का निष्कर्ष संवर्धन द्वारा किया जाता है 15N से 14N माध्यम में। लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला में यूक्रोमेटिन एवं हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर बतावे। तो यहाँ पे दिया गया है, किसी प्रारूपिक केंद्रक में हल्के ढीले रूप से विसंजित क्रोमेटिन पदार्थ को यूक्रोमेटिन कहते हैं,
जबकि संघनित रूप से बंधे क्रोमेटिन पदार्थ को हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 आता है, डीएनए के द्विसूत्री संरचना के दो मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें। और ये क्वेश्चन 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट में, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला परस्पर प्रति समानांतर पोलैरिटी युक्त विन्यसित रहते हैं। और दूसरा में है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षार में पूरक जोड़ा होता है, अर्थात ए के विपरीत तथा सी के विपरीत जी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है। 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा, चूंकि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है, अतः डीएनए हिस्टोन से इंटरेक्ट करता है। चूंकि हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जो धनात्मक आवेश को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, डीएनए का एक विस्तृत आरेख बनाकर उसे सही रूप से नामांकित करें। और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आप लोग पिक्चर बना लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और नामांकित कर देंगे चित्र डीएनए की संरचना। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से देख ले और इस तरह से बना लेंगे तो 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आरएनए संसार पर। तो देखिए, आरएनए यह पहला बनने वाला न्यूक्लिक अम्ल है, अर्थात प्रथम आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक है, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। तो सी हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल। प्रश्न संख्या 2 आता है, यूरेसिल किससे संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आरएनए से। अब देखिए तीसरा में है, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा टीआरएनए में। और ये भी 2011 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 2 अंक स्तरीय होता है। प्रश्न संख्या 1 है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, डीएनए तथा आरएनए के कुछ अंतर निम्नलिखित हैं। डीएनए यह प्रायः केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। आरएनए यह अधिकतर कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। डीएनए यह प्रायः द्विबलीय होता है। आरएनए यह प्रायः बलीय होता है। अब यहाँ पे दूसरा में है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताएं। और ये क्वेश्चन 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, आरएनए की संरचना डीएनए की तरह ही होती है, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोज शर्करा तथा थाइमीन के बदले यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है टीआरएनए चित्र, आप लोग देख लीजिएगा। चित्र है आरएनए की संरचना का। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला में संदेश वाहक आरएनए, दूसरा है स्थानांतरण आरएनए, तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। चलिए बारी बारी से तीनों के बारे में जानते हैं। पहला में है संदेश वाहक आरएनए। तो डीएनए के संश्लेषित होने के बाद यह कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ जाता है। क्योंकि यह डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है, अतः इसे संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। कोशिका में मौजूद कुल आरएनए 5 से 10% होता है। दूसरा में स्थानांतरण आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण के समय यह जरूरत के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरण करता है। कोशिका में स्थित कुल आरएनए का यह 10 से 15% होता है। अब आइए चलते हैं तीसरा की तरफ। क्या कह रहा है, राइबोसोमल आरएनए यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है जो राइबोसोम से लगा रहता है। यह कोशिका में स्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं प्रतिकृति रेप्लिकेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं।
तो यहाँ पे रूपांतरण है ट्रांसफॉर्मेशन। एक जीवाणु कोशिका से दूसरे कोशिका में डीएनए के माध्यम से गुणों के संचरण को रूपांतरण कहते हैं। आगे है यहाँ पे द्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन। इससे डीएनए के अणु की ठीक प्रतिलिपि टेम्पलेट विधि द्वारा तैयार होती है। अब आगे है मल्टी एलिलिज्म, वह स्थिति जब एक ही स्थान पर मौजूद से अधिक एलील एक चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला में है आरएनए के आधार अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि TAGCGGACT। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बी में है डीएनए के असंतत द्विगुणन में और सी में है डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। ओके, आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। पहला में है डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम के नाम लिखे तथा प्रत्येक के किसी एक विशिष्ट का कार्य वर्णन करें। और ये 2018-2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डीएनए प्रतिकरण में भाग लेने वाले दो एंजाइम्स तथा उनके खास कार्य निम्नलिखित है। पहला में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह नए क्षार के एडिशन तथा बहुलीकरण में भाग लेता है। दूसरा में है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह एक प्रकार का मुख्य रिपेयर एंजाइम है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलता है। पहला में है निम्नलिखित को संक्षेप में वर्णन करें। ए में है आरएनए के प्रकार, बी में ट्रांसक्रिप्शन और सी में है ट्रांसलेशन। तो चलिए बारी बारी से तीनों के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। फर्स्ट में है ए में आरएनए के प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला में है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, यह सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है, अर्थात कुल आरएनए का 80% होता है। यह राइबोसोम का मुख्य संरचना है। यह प्रोटीन अणु से बंधकर राइबोसोम प्रदान करता है। दूसरा में है स्थानांतरण आरएनए टीआरएनए, यह कुल आरएनए का करीब 15% होता है। यह अमीनो अम्ल का स्थानांतरण राइबोसोम पर करता है पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए। तीसरा में है संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए, यह कुल आरएनए का करीब 3 से 5% होता है। यह डीएनए से निर्देश लेकर खास तरह के पॉलीपेप्टाइड निर्माण में भाग लेता है। बी में अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन, इस अभिक्रिया के द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह केंद्रक के अंदर सुकेंद्रकी में तथा प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव में होने वाला अभिक्रिया है। सी में है अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन, यह राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की क्रिया है जो कोशिका द्रव में होती है। अनुवादन में तीनों विभिन्न प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आता है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन संश्लेषण द्वारा आनुवांशिक पदार्थ का डीएनए से आरएनए पर प्रवाह को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो आनुवांशिक पदार्थ का प्रवाह न्यूक्लिक अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक दिशीय होता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसलेशन, प्रोटीन। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या ए कह रहा है एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टीआरएनए में। प्रश्न संख्या 2 है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। प्रश्न संख्या 3 है सुकेंद्रकियों में टीआरएनए 5SR और आरएनए एवं SNRNA के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त है। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन।
प्रश्न संख्या 5 है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे कहते हैं सी डीएनए। अब देखिए प्रश्न संख्या लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 2 अंक का स्तरीय होता है। पहला में संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। तो 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो चलिए चलते हैं। तो किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए खंड जिसका आरएनए में अनुलेखन होता है वह प्रोटीन को इनकोड करती है, जिसे संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। अब चलिए चलते प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा में है, युग्मनज और प्रतिकर्षण को परिभाषित करें, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, युग्मनज तथा प्रतिकर्षण की अवधारणा को सर्वप्रथम बेटसन तथा पुनेट ने विनिमय की क्रियाविधि के लिए दिया था। इसके मुताबिक जिन युग्मन के समय समीप आते हैं जबकि प्रतिकर्षण के दौरान पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित को परिभाषित करें। ए में संलग्नता, बी में संलग्नता वर्ग, सी में प्रत्यक्ष संलग्नता और डी में है परोक्ष संलग्नता। और इक्वेशन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे भी आप सभी ध्यान से देखेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ए में है लिंकेज संलग्नता। इस परिक्रम में जिन आपस में लगातार जुड़े होते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय भी एक ही स्थिति में ऐसे जिन संलग्न होते हैं तथा समान गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। बी में है संलग्नता वर्ग। संलग्न समूह एक गुणसूत्र पर मौजूद जिन द्वारा एक संलग्नता वर्ग बनाता है। ये परस्पर वंशानुगत होते हैं। अपवाद स्वरूप क्रॉसिंग ओवर। सी में है प्रत्यक्ष संलग्नता। इस प्रकार की संलग्नता में मौजूद जिन 50 MAP इकाई दूरी या कम पर अवस्थित होते हैं। डी में है परोक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्नता। इस प्रकार की संलग्नता में जिन 50 मैप से अधिक दूर पर अवस्थित होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, पैलिंड्रोम्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो टिप्पणी लिखने का होता है बहुत बार एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स पे पूछ दिए जाते हैं, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है पैलिंड्रोम्स यह एक शब्द है जिसमें अग्र या पश्च समान अनुलेखन पढ़ा जाता है, जैसे मलयालम। तो इधर से पढ़े मलयालम या इधर से पढ़े मलयालम, वो एक ही है। प्रश्न संख्या 5 आता है, जिन कोष से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर देंगे, किसी अंतःप्रजननी समष्टि में कुल जीन एवं उनके मौजूद अलील को जीन कोष यानी कि जीन पूल कहते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला में है, जीन अंतःक्रिया को परिभाषित करें, समुचित संकरण एवं उदाहरण की मदद से इसका वर्णन करें। और ये क्वेश्चन 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे। पहला का, जिन अंतःकरण के अभिक्रिया में एक जीन दूसरे जीन पर अपना गुण प्रकट करता है। जिन अंतःकरण जीनों के बीच कार्यात्मक अंतर संबंध है। इसका एक उदाहरण एपिस्टेसिस है, जो नॉन एलेलिक जीन का अंतःकरण है, जिसमें एक जीन का प्रभाव दूसरे के द्वारा ढक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभाव या तो छिप जाता है या दोनों मिलकर एक नया गुण प्रकट कर देता है। जिन अंतःकरण का उदाहरण निम्नलिखित है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, यहाँ पे एलेलिक इंटरेक्शन टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस दिया गया है। पहला में है मटर पुष्प का रंग CC एपिस्टेटिस 2PP तथा स्मॉल p एपिस्टेटिस है कैपिटल C के पूरक जीन अभिक्रिया। दूसरा में स्क्वैश फल का रंग W एपिस्टेटिस है G के प्रभावी एपिस्टेसिस। थर्ड में है प्राइमूला
माल्विडीन उत्पादन, या डी एपिस्टेटिस है के स्मॉल के लिए, प्रभाव जिन के ई दमन के लिए। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है सहलग्नता तथा सहलग्नता वर्ग क्या है। सहलग्नता का प्रभाव एवं इसकी महत्ता के बारे में लिखें। और ये क्वेश्चन 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। संलग्नता कुछ जीनों के साथ रहने की घटना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदलाव या पृथकीकरण के गुणसूत्र पर बना रहता है। संलग्नता दो प्रकार का होता है। ए में पूर्व संलग्नता, बी में है ए में है पूर्ण संलग्नता, बी में है अपूर्ण संलग्नता। तो संलग्न समूह संलग्न जीन के समूह में विन्यसित होने को कहते हैं जो प्रायः साथ साथ आनुवंशिक होते हैं। अपवाद स्वरूप क्रॉसिंग ओवर संलग्न समूह की संख्या किसी जीव के जीनों में गुणसूत्र की संख्या के अनुरूप होती है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, अतः 23 संलग्न समूह पाए जाते हैं। यहाँ पे लिंकेज समूह की संख्या गुणसूत्र जोड़ा जीव दिया गया है, तो जिसमें 23 होता है, गुणसूत्र जोड़ा भी 23 ये मानव में होता है। सेकंड में 7 न्यूरोस्पोर, 4 ड्रोसोफिल, मिलेनोगैस्टर, 7 मटर में। अब महत्व की बात करें तो सहलग्नता पुनर्योगज की संभावना को कम करता है, जिससे कि वंशानुगत गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रह सके। अब दूसरा में है यह नए विकसित किस्म के अच्छे गुणों को बनाए रखने में उपयोगी होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आनुवांशिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड 3 वर्णमाला से बना न्यूक्लियोटाइड्स को कोडोन कहते हैं, जो खास अमीनो अम्ल को कोड करता है या स्टॉप सिग्नल को। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसे भी देख लेते हैं। पहला में है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं। 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन सी हो जाएगा एंटीकोडोन। प्रश्न संख्या दूसरा आता है निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा AUG एवं GUG। अब देखे चलते प्रश्न संख्या 3 की तरफ कह रहा है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुणसूत्र 1 एवं 22। ठीक है। अब देखिए 4 में है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 64। अब देखिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला में है प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला में प्रारंभिक कोडोन पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए सिग्नल भेजता है। 2 ऐसे आरंभिक कोडोन है AUG मिथियोनिन तथा GUG वेलिन। समापन कोडोन यह पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन के लिए सिग्नल भेजता है। 3 ऐसे कोडोन है UAA ओकर, UAG अंबर तथा UGA ओपल। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे है संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें, और ये भी क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको संक्षेप में बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है DNA के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक पदार्थ के RNA प्रतिकृति की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह एक अति आवश्यक प्रक्रिया है जो कोशिका विभाजन के जीवन यस तथा G2 प्रावस्थाओं में होता है, अर्थात कोशिका चक्र के इंटरफेज में होती है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रारंभ कूट कोडोन क्या है, इन्हें लिखिए। और ये क्वेश्चन 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक कूट कोडोन पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए सिग्नल भेजता है। इसके उदाहरण है AUG मिथियोनिन तथा GUG नेलिन। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 5 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला में है आनुवांशिक कूट की विशेषताओं या गुणधर्मों के बारे में लिखें।
और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे इसका आंसर आ चुका है। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला में है कोडोन ट्रिपलेट की यहाँ पे कोडोन ट्रिपलेट है। 31 कोडोन द्वारा अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है, जबकि 3 कोडोन द्वारा संश्लेषण नहीं होता। दूसरा में है यह गैर अस्पष्ट है, अर्थात एक कोडोन द्वारा सिर्फ एक अमीनो अम्ल का कोडिंग होता है। तीसरा में है कोड पतित यानी कि डिजेनरेट होता है, अर्थात कुछ अमीनो अम्ल का कोडिंग द्वारा होता है। 4 में है यहाँ पे कोड प्रायः सार्वभौमिक होता है। 5 में है AUG का दोहरा कार्य है, अर्थात यह मिथियोनिन बराबर मीट को कोड करता है और यह आरंभिक कोडोन जैसा भी व्यवहार करता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा गुणों को सविस्तार लिखे। और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे है किसी पॉलीपेप्टाइड एवं DNA या mRNA न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल की श्रृंखला के बीच अंतर संबंध को आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड कहते हैं। आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए 1960 के आसपास कई शोध किए गए। सन 1968 में इस कार्य के लिए हॉली, नीरेनबर्ग तथा खुराना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसे 64 ट्रिपलेट कूट होते हैं जिसके प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला में है यह ट्रिपलेट कूट है। दूसरा में यह सार्वभौमिक है। तीसरा में यह गैर अस्पष्ट होता है। 4 में है यह कॉमालेस होता है। 5 में है यह नॉन ओवरलैपिंग होता है। पे है जिन अभिव्यक्ति का नियमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओपेरॉन जिन यहाँ पे जिनों का समन्वित समूह जो एक साथ ट्रांसक्राइब होता था एक इकाई के रूप में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता हो ओपेरॉन कहलाता है। नियमन जिन इसे अवरोधी जिन भी कहते हैं। ऐसे जिन प्रोटीन संश्लेषणों में भाग लेते हैं जो अवरोधक के रूप में कार्य करता है। आगे है प्रोमोटर जिन, यह रचनात्मक जिन के ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। सिस्ट्रोन जिन की क्रियात्मक इकाई है जो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। रिकोन जिन पर पुनर्योगज की इकाई है। म्यूटॉन जिन पर उत्परिवर्तन की इकाई है। अब देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब बस वीडियो ख़त्म होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। पहला में है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैकब तथा मेनॉर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन 2015-2021 में पूछे गए हैं। दूसरा में है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, और ये क्वेश्चन 2017 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन का रेगुलेशन। प्रश्न संख्या 3 आता है निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि ट्रांसपोजोन, और सी में है जंपिंग। ठीक है, जंपिंग जीन ट्रांसपोजोन दोनों हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। ओपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संघटक जिनों के नाम बताएं। ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ओपेरॉन एक प्रकार का सहलग्न जीनों का समूह है जो प्रोटीन संश्लेषणों में भाग लेता है। इसमें कई निम्नलिखित जीन शामिल है। ए में है संरचनात्मक जीन, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। बी में है ओपेरॉन जीन, ये क्रियाशीलकों से बंधकर निश्चित करते हैं कि संरचनात्मक जीन कार्यशील होंगे या नहीं। सी में है प्रोमोटर जीन, यह आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान है। डी में है रेगुलेटर जीन, यह दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। अब आगे चलते हैं प्रश्न। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके द्वारा किसी खास डीएनए खंड के डीएनए क्रम को पढ़ा जाता है जो बारंबार होता है, इसे बारंबारी डीएनए कहते हैं। यह पैटर्निटी जांच का आधार विवाद समय है। अब देखिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ए में है डीएनए टाइपिंग और बी में है डीएनए प्रोफाइलिंग। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि लास्ट है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं, तो लास्ट है, तो इसे भी देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बायो प्रोस्पेक्टिंग आणविक आनुवांशिक तथा स्पेसीज स्तर के उत्पादों की खोज की विधि है जो व्यावसायिक रूप से लाभदायक है तथा प्राकृतिक रूप से जैव विविधता के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ हैं, हमारे चैनल के भी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं क्लास 12th के, आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, तो विजिट करते रहें, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।